आज़ादी के बाद जब प्रिंसली स्टेट त्रावणकोर का भारत के संग विलय हुआ, तब जो एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसके मुताबिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन का अधिकार त्रावणकोर के आखिरी शासक को मिला। जब 1991 में उनकी मृत्यु हुई तो वारिस न होने के कारण उनके भाई उत्तराधन वर्मा मंदिर के कस्टोडियन यानी प्रबंधक बन गए। ऐसा होने से किसी को कोई ऐतराज भी क्यों होता, लेकिन 2007 में मंदिर के सारे खजाने पर उन्होंने अपना दावा कर कहा मंदिर उनकी यानी शाही परिवार की संपत्ति है। यह सुनकर हड़कंप मचना तो लाजमी था। इसके अगेंस्ट कई भक्तजन कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच गए। मैं हूं शिवम, शिवम टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। कोर्ट के गलियारों से निकलकर सामने क्या आया, खजाना किसने देखा और उसमें से क्या मिला, छठा दरवाजा या वॉल्ट भी कब खुलेगा या खुलेगा भी या नहीं, यह सब हम जानेंगे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल हिस्ट्री और मिस्ट्री के इस आखिरी एपिसोड में। कोर्ट पहुंचने वाले भक्तों में से रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर सुंदर राजन सबसे आगे थे। उनकी याचिका थी कि मंदिर का मैनेजमेंट रॉयल फैमिली के पास नहीं रहना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को ग्राह्य रखते हुए आखिरी राजा के भाई जो मंदिर के प्रबंधक थे उनको मैनेजमेंट से बेदखल कर दिया और एक ट्रस्ट का गठन करने को कहा जो मंदिर का सारा कामकाज संभाले। इस फैसले के पीछे कोर्ट की यह सोच थी कि रियासतों के विलय के समय जो रूलर थे उनके बाद कोई रूलर नहीं हो सकता, यानी कि राजा का बेटा आज़ाद हिंदुस्तान में यह नहीं कह सकता कि मैं राजा हूँ। इसलिए उत्तराधन वर्मा और उनकी रॉयल फैमिली का मंदिर पर अधिकार नहीं हो सकता। हाईकोर्ट के इस जजमेंट को रॉयल फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको स्टे कर दिया। स्टे लगाने के तुरंत बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया जिसको मंदिर में जाके मूल्यवान वस्तुओं, कलाकृतियों और आभूषणों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना था। अंदाजित कीमत तय करनी थी जिससे मंदिर की कुल संपत्ति का पता चल सके। सर्वोच्च अदालत के आदेशों का पालन करते हुए समिति मंदिर में प्रवेश कर गई। मंदिर में गर्भगृह के ठीक नीचे 6 तहखाने मिले। इन तहखानों को समिति ने ए से एफ का नाम दिया। 27 जून 2011 को इन तहखानों को खोलने का काम शुरू हुआ। पता चला कि इनमें से ई और एफ वॉल्ट को अक्सर खोला जाता था क्योंकि मंदिर के अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन यहीं रखे जाते थे। सी और डी में सोने और चांदी के जेवर रखे जाते थे जिन्हें कई खास दिन पर इस्तेमाल किया जाता था। बाकी बचे ए और बी। समिति के मेंबर ए की ओर आगे बढ़े। उन्होंने वॉल्ट ए पर लगी हुई लोहे की जाली और लकड़ी के भारी दरवाजे को खोल दिया। फिर एक ग्रेनाइट स्लैब को फर्श से हटाते हुए वॉल्ट ए में प्रवेश कर लिया। अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। ऑक्सीजन की कमी और सामान इधर उधर बिखरा दिखता था। थोड़ा आगे जाते ही आंखें फटी की फटी रह गई। सामने हीरा, माणिक और मोती के भंडार दिख रहे थे, मानो कुबेर का पूरा खजाना उतर आया हो। आखिर और क्या था इस वॉल्ट ए में, चलो देखते हैं। हिंदुओं के आराध्य भगवान विष्णु की करीब 4 फुट लंबी सोने की हीरे और रूबी जड़ित मूर्ति मिली। एक सोने का सिंहासन जिसमें रत्न और हीरे जड़े थे, सोने के हीरे और रूबी जड़ित मुकुट, 18 फुट से भी लंबा सोने का हार जो इससे छोटे 1000 से भी ज्यादा सोने के हार के बीच पड़ा था। 7 बक्सों में 1000 किलो चावल के आकार के सोने के दाने मिले। सोने के पिलर्स, राजदंडिका और राजदंड, सोने के हाथी, देवी देवताओं की मूर्तियां और कई कलाकृतियां, सोने के नक्कर नारियल के कोचले, सोने के छड़ों और रत्न आभूषणों से भरे करीब 80 बोरे मिले।
सोने और चांदी के अनगिनत बर्तन, हीरा माणिक रूबी के कई बक्से, रोमन साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और नेपोलियन के जमाने के सोने के करीब 800 किलो सिक्के, और इतना ही नहीं, त्रावणकोर टकसाल के सोने के सिक्के की तो कई बोरे भरे मिले। ऐसी एक एक से कीमती 1 लाख से भी ज्यादा चीज वस्तुएं वॉल्ट ए में से मिली। दस्तावेजीकरण करने में समिति को महीनों लगे। इसकी कीमत आंकी गई करीब 1.25 लाख करोड़। जी हाँ, यह भी सिर्फ इसकी वजन वाली कीमत थी। इसमें कल्चरल और हेरिटेज वैल्यू ऐड करें तो खजाने का मूल्य सोच से भी परे है। अब बारी थी तहखाने का छठा दरवाजा यानी वॉल्ट बी खोलने की। सबको इंतजार था कि छठे दरवाजे के पीछे आखिर क्या है। वॉल्ट बी को खोलने के लिए अलग चाबियों की जरूरत पड़ती थी। समिति के सदस्यों ने पहले लोहे की ग्रिल को खोला, इसके बाद लकड़ी का दरवाजा आया, इसे भी खोला गया तो उनकी एंट्री एक चैम्बर में हुई, जहां से असली तहखाने में जाने का एक और दरवाजा मिला जो लोहे का बना था और बहुत मजबूत था। इसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था, ना कोई कुंडी ना कोई ताला। यह तो ठीक है, लेकिन दरवाजे पर 2 बड़े नाग के चित्र चिन्हित थे। वहां ताम्रपत्र पर एक चेतावनी लिखी हुई थी कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह देख के समिति को अजीब सा लगा। सबने तय किया कि हम इस छठे दरवाजे को नहीं खोलेंगे। दूसरी ओर शाही परिवार भी इस वॉल्ट को खोलने के पक्ष में नहीं था। उनका मंतव्य था कि ऐसा करना विश्वास और परंपरा के खिलाफ होगा। लोगों में भी मंदिर को लेकर तरह तरह की मान्यताएं और मिथक थे। प्रलय आ जाएगा, मंदिर में संग्रहित शक्ति का सर्वनाश होगा, मंदिर समुद्र के पानी से भर जाएगा और धाराशाही हो जाएगा। इसलिए भक्त इस रहस्य को रहस्य रहने देने के ही पक्ष में थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिर से जुड़ी आस्थाओं का सम्मान करते हुए छठा दरवाज़ा खोलने से रोक लगा दी। इस तरह से कई 100 साल से बंद दरवाज़ा फिलहाल बंद ही रहेगा, यानी रहस्य अभी भी बरकरार रहेगा। दूसरी ओर 2011 से चल रही कानूनी लड़त का अंत भी 9 साल बाद यानी 2020 में आया। कोर्ट ने कहा आखिरी राजा की मौत हो चुकी है, लेकिन शाही खानदान से उनका भाई भी आता है और शुरू से इस खानदान ने इस मंदिर की बड़ी सेवा की है, तो शाही परिवार मंदिर की देखरेख और निगरानी करेंगे। इस तरह यह फैसला शाही परिवार के हक में चला गया। नामदार कोर्ट ने रॉयल फैमिली के शिबायत राइट्स यानी सेवादार के हक को बरकरार रखा है, लेकिन पूजा के तरीकों से लेकर मंदिर की संपत्तियों के रखरखाव और श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे तमाम काम के अधिकार 5 सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी और 3 सदस्य वाली एडवाइजरी कमेटी को सौंप दिए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा? तो कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौरान मंदिर मैनेजमेंट के विरुद्ध मंदिर में कुछ गलत हो रहा है के आरोप सामने आए थे। इसी सिलसिले में एक जांच कमेटी पूर्व जज राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम कोर्ट के एमिकर क्यूरी यानी अदालत मित्र अपॉइंट हुए थे। जांच के बाद कमेटी ने 577 पेज की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ जरूर है वाली बात सिद्ध हो रही थी। रिपोर्ट में मंदिर के खातों का जल्द से जल्द ऑडिट कराने की भी बात कही थी। कोर्ट ने 2014 में कमेटी के रिकमेंडेशन पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट में CAG कहते हैं, के पूर्व अध्यक्ष विनोद राय को मंदिर के खातों का स्पेशल ऑडिट करने भेजा। 2G स्पेक्ट्रम और कोयला जैसे बड़े घोटालों को उजागर करने वाले इस बाहुश अधिकारी ने यहाँ की जांच को बहुत ही कठिन और दुष्कर बताया। आखिर बड़ी मशक्कत के बाद दी रिपोर्ट में विनोद राय ने दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली बता दी। विनोद राय ने अपनी रिपोर्ट में मुख्य 3 बातों का जिक्र किया। 1, मंदिर में से 776 किलो सोने के बर्तन गायब कर दिए हैं। 190 करोड़ का यह भ्रष्टाचार बर्तनों की शुद्धि की आड़ में किया गया है। दूसरा, ईसा पूर्व के 800 किलो शुद्ध सोने के सिक्के जिसका मूल्य लगाना भी मुश्किल है, इनमें से कई मिसिंग है। और तीसरी सबसे चौंका देने वाली बात ये कही कि हम जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य कहते हैं,
वो वॉल्ट बी को 1990 से 2002 के बीच में 1-2 नहीं पूरे 7 बार खोला गया है। यानी हम जिसे सदियों से बंद तहखाना कहते हैं, जिसे खोलने से प्रलय आने का दावा था, वो वॉल्ट भी नियमित रूप से खोला जाता रहा है। इसमें से क्या क्या निकाला गया होगा, यह मेरी और आपकी समझ से बाहर है। हैरानी की बात यह थी कि इस वॉल्ट बी को नहीं खोलने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, बावजूद इसे अनेक बार खोला गया था। इस तरह विनोद राय ने मंदिर के बंद तहखाने में दबा एक और बड़ा घोटाला उजाले में ला दिया। रिपोर्ट से तहलका मचना संभव था। मीडिया में भी कई दिनों तक यह खबर छाई रही। आखिरकार एक बात समझ में आ गई, छठे दरवाजे के पीछे क्या है यह तो खैर मालूम नहीं, लेकिन छठे दरवाजे के पीछे क्या हो रहा था ये बात सबकी समझ में आ गई। ओके, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मंदिर में से चोरी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ सीसीटीवी और अन्य कई आधुनिक उपकरण लगा दिए गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने भी इस मंदिर पर लिखे आर्टिकल में छठे दरवाजे का जिक्र किया है। कहा है अगर इस दरवाजे के पीछे का खजाना बाहर आया तो मंदिर की कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ रुपए होगी, जो कि किसी अनिष्ट की आशंका से बंद यह दरवाजा खोला जाएगा या नहीं, इसका फैसला कोर्ट ने एडवाइजरी और प्रशासनिक कमेटी पर छोड़ दिया है। हमारे पास सिवाय इंतजार के अलावा और कुछ नहीं है। तो यह थी कहानी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल हिस्ट्री और मिस्ट्री की। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये मेरी दूसरी मुकम्मल सीरीज है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, पार्ट 3 और 4 के बीच में मेरी एग्ज़ाम थी तो मैं थोड़ा लेट रहा हूँ, तो मुझे माफ़ करना और चैनल पर अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आशा है जिसे घूमना पसंद हो, इतिहास की खोज या फिर यूपीएससी की मैराथन दौड़ रहा हो, उनको मेरी ये दोनों सीरीज पसंद आई होगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट सीरीज पढ़ले हुए में। तब तक के लिए अलविदा।